हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया, एक नेटवर्क में 11 ब्रांच और 6 नोड्स हैं, तब लूप की संख्या क्या होगी। देखिए, नंबर ऑफ ब्रांच दिया हुआ है b बराबर 11। हम लोग को दिया हुआ है नोड्स की संख्या n बराबर 6। पूछा गया है लूप की संख्या क्या होगी, लूप l बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए, ब्रांच, नोड्स और लूप क्या होते हैं आप लोग को थोड़ा सा बता दें। ये हमारा होता है सर्किट। जैसे कोई भी सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पर मिल रहा है आकर, इसको हम लोग नोड से बोलते हैं। ये हमारा ब्रांच होता है। इस तरीके से ये पूरा जो होता है लूप होता है। देखिए, ब्रांच, नोड्स और लूप होते क्या हैं, इसके बारे में अलग से एक क्लास बना दी जाएगी। अगर आप लोग को जानकारी नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग के लिए इस पर एक अलग से क्लासेस बना दी जाएंगी। नोड्स क्या होते हैं, ब्रांच क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं। तभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को। देखिए, नंबर ऑफ ब्रांच क्या दिया हुआ था, b बराबर 11, और हम लोग को नोट्स की संख्या दी हुई है n बराबर 6, और हम लोग को लूप की संख्या निकालना l बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको इसी फार्मूले पर आप लोग हल कर लीजिए, b बराबर l प्लस n माइनस 1। यहाँ से आप लोग b का मान रखेंगे 11, उसके बाद लूप निकालना, n का मान है 6 माइनस 1। यहाँ से आप लोग हल करिए, 11 है, ये 6 इधर आ जाएगा, 11 माइनस 6 हो जाएगा 5, ये प्लस 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा l बराबर आ गया कितना, l बराबर हम लोग को मिल गया 6। तो नंबर ऑफ लूप क्या हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, प्रोटॉन का भार से इलेक्ट्रॉन के भार का अनुपात कितना होता है। रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसी को हम लोग को बताना है। देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। जैसे प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव कण होता है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। आप लोग को मालूम होगा, अगर चार्ज की बात कर लीजिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम लोग को इनके भार का अनुपात बताना है। तो देखिए, प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का भार बटे में इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, इसका रेशियो कितना होगा, अनुपात। तो ये होता है 1840 होता है। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, प्रोटॉन जो होता है भारी होता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो प्रोटॉन जो होता है, अगर इधर आप लोग गुणा करेंगे तो प्रोटॉन 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से हम लोग को जो अनुपात मिला 1840, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। देखिए, 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं। जैसे हमारा एक कंडक्टर होगा, इसको चालक बोलते हैं, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में तो धारा का प्रवाह नहीं होता। अब बात करेंगे कंडक्टर की, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसी के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। तो देखिए, चालक में जो धारा का प्रवाह होगा किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सेमी कंडक्टर में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है। अभी इस क्वेश्चन को हमने लिया है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किसी अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है। देखिए, अभी हमने क्या देखा, सेमी कंडक्टर, अभी हम लोग कंडक्टर में देखे थे, उसमें धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा था। और इंसुलेटर में, कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब बात करेंगे अर्धचालक में। देखिए, अर्धचालक या सेमी कंडक्टर इसको बोला जाता है, इसमें धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, किसी डीसी मशीन का योग बना होना चाहिए। देखिए, योग क्या होता है, हमने ऐसी क्लासेस ली थी, इससे पहले वाली क्लास तो बताया था योग क्या होता है। जैसे बाहरी आवरण जो होता है मशीन का, इसको हम लोग योग या फ्रेम, दो नाम देते हैं इसको, योग या फ्रेम। इसका काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इसके ज़रिए बनता है। मतलब कि बनने का मतलब ये कि इसमें से जो हमारा, जिससे यहाँ पे पोल्स लगे होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, चुंबकीय बल की रेखाएं ऐसे चलती हैं। और दूसरा, इसको सहारा देता है। जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, इसी योग के अंतर्गत होते हैं। जितने भी मशीन के पार्ट्स होते हैं इसी योग के अंदर रखे होते हैं, तो सभी पार्ट्स को सहारा देना, ये काम होता है योग का। अब बात करें कि हमारा योग जो होता है, योग या फ्रेम बना किसका होता है। देखिए, योग या फ्रेम लकड़ी का तो बनेगा नहीं, इंसुलेटर का नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को चुंबकीय फ्लक्स भी अच्छा चाहिए, ताकि इसके ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होता है इजीली फ्लो हो सके। तो पीवीसी भी हमारा नहीं बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, इससे भी नहीं बनाएंगे। किसी अच्छे चुंबकीय पदार्थ का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई अच्छा चुंबकीय पदार्थ होगा, मैग्नेटिक मटेरियल, उसी से बनाएंगे। तो योग या फ्रेम बनाते किसका है। देखिए, अगर छोटी मशीन है तो कास्ट आयरन का बना लेंगे, और अगर बड़ी मशीन है तो कास्ट स्टील का बना लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि किसी अच्छे चुंबकीय पदार्थ का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीसी सीरीज मोटर का आघूर्ण आर्मेचर धारा के साथ कैसे संबंधित होता है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, उसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि हमारा सीरीज वाइंडिंग और हमारा आर्मेचर की वाइंडिंग दोनों
सीरीज में होते हैं तो वहाँ से दोनों की करंट जो होती है मल्टीप्लिकेशन होकर स्क्वायर हो जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है आई ए स्क्वायर। इसका जो ग्राफ मिलता है हम लोग को इस तरीके से मिलता है, कुछ पॉइंट तक तो पैराबोला के रूप में होता है, उसके बाद सेचुरेशन पॉइंट आता है ये, उसके बाद जो होता है लीनियर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डीसी सीरीज मोटर का आघूर्ण आर्मेचर धारा के साथ कैसे है, स्क्वायर के रूप में होता है, आर्मेचर धारा के वर्ग के साथ संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीसी शंट मोटर का आघूर्ण आर्मेचर धारा के साथ कैसे संबंधित है। देखिए शंट मोटर है, यहाँ पर शंट मोटर में क्या होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए होता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए होता है। ये जो टी है ये है तो टार्क, ये आघूर्ण, आई ए है आर्मेचर धारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्मेचर धारा के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एससीआर किसका बना होता है। देखिए एससीआर का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एससीआर पर एक पूरी क्लास हमने ली थी, इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 और एएलपी की तैयारी अपने चैनल पर करते रहते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई जिसमें सभी क्लासेस अवेलेबल है, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए एससीआर किसका बना होता है, एससीआर का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसके नाम में ही आ रहा है सिलिकॉन। तो एल्युमिनियम, कापर, जर्मेनियम दिया हुआ है, इसका नहीं बनेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सिलिकॉन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बिजली किसके द्वारा पैदा की जाती है। देखिए थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप लोग सुने होंगे। पावर प्लांट्स जो होते हैं बहुत से होते हैं, किस किस के जरिए बिजली बनाया जाता है वैसे इसका नाम दे दिया जाता है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, जल के द्वारा बिजली बनाया जाता है, कहीं पहाड़ी एरियाज़ वगैरह में डैम बना करके वहाँ पर बिजली को बनाया जाता है। ये पूरा पावर प्लांट्स के बारे में हम लोग डिटेल में कभी पढ़ेंगे थ्योरी में, किस तरीके से बिजली को बनाया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट होगा जिसमें जल से बिजली बनती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें ईंधन जलाया जाता है, यूरेनियम का विखंडन करके, यूरेनियम थोरियम वगैरह का विखंडन करके फिजन मेथड होता है, उसके द्वारा इसमें बिजली बनाया जाता है। 1 किलो यूरेनियम से बहुत ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है। थर्मल पावर प्लांट होता है, इसमें क्या होता है कि बॉयलर होता है, उसमें कोयले को जला करके बिजली पैदा की जाती है। डीजल पावर प्लांट में आप लोग समझ रहे होंगे डीजल के द्वारा बिजली बनाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में बिजली जनरेट की जाती है वो होती है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 30 से लेकर 35% तक योगदान होता है थर्मल पावर प्लांट का बिजली में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी मशीन को अलग अलग पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। डीसी मोटर को, डीसी जनरेटर को, इंडक्शन मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को। इंडक्शन मोटर जो होता है हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है। अलग अलग पावर फैक्टर पर जो मशीन चल सकती है वो होती है सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन जब हमने कराया था तो बताया था सिंक्रोनस मोटर को क्या करते हैं, इस तरीके से इसका कर्व होता है। अंडर इसको हम लोग अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड मोड में चला सकते हैं। जब हम लोग इसको नॉर्मली एक्साइटेड मोड में चलाते हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है। ओवर एक्साइटेड कर देंगे सिंक्रोनस मोटर को, वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चली जाएगी। अगर अंडर एक्साइटेड कर देंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर पर चली जाएगी। तो अलग अलग पावर फैक्टर पर अगर हम लोग को चलाना है तो वो मशीन होती है हमारी सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग डबली एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटर और रोटर दोनों पर सप्लाई देनी होती है, इसलिए हम लोग इसको डबली एक्साइटेड मोटर कहते हैं। थ्योरी की क्लास जब पढ़ाई जाएगी तो आप लोग को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि देखिए इस पर दोनों सप्लाई को क्यों दिया जाता है, आवश्यकता क्या है देने की, ऐसा आप लोग को बताया जाएगा जब थ्योरी क्लास ली जाएगी तब। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।